शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे महान गायक रफ़ी साहब के बारे में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। मायानगरी में कई गायक आए और कई चले गए, लेकिन बॉलीवुड के रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफ़ी साहब जितने अच्छे फनकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तानपुर में रहने वाले रफ़ी अपने गांव के फ़कीर के साथ गानों को गुनगुनाया करते थे। धीरे धीरे ये सूफ़ी फ़कीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और मोहम्मद रफ़ी से उस्ताद मोहम्मद रफ़ी बन गए। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफ़ी साहब का निकनेम फीको था। रफ़ी के बड़े भाई सैलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सैलून में काम करने के लिए भेज दिया। 1944 में मुंबई जाने के बाद वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके जो भिंडी बाज़ार के नाम से मशहूर है, वहाँ 10 फुट के एक कमरे में हामिद साहब के साथ किराए पर रहने लगे थे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज़ निज़ामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में गाया, जब उन्हें महान KL सहगल की एक संगीत कार्यक्रम में गाने की अनुमति दी गई। 1948 में रफ़ी साहब ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। रफ़ी साहब ने नौशाद के अलावा कई बड़े कंपोज़रों के साथ गाने गाए। SD बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, OP नैयर और कल्याण जी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया। 1945 में वो पहली बार फिल्म लैला मजनू के एक गीत तेरा जलवा जिसने देखा के लिए स्क्रीन पर देखे गए। 1960 के दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। दोनों गायकों ने 2-3 सालों तक एक साथ काम नहीं किया। इस विषय को निर्माताओं के समक्ष उठाया गया। उन्हें उम्मीद थी कि रॉयल्टी भुगतान पर रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, जो उचित था, परंतु रफ़ी साहब ने उनका समर्थन नहीं किया। रॉयल्टी भुगतान के मुद्दे पर संगीत निर्देशक जयकिशन ने दोनों के बीच विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की। सितंबर 2012 को द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में लता जी ने दावा किया कि रफ़ी ने उन्हें एक लिखित क्षमा याचना भेजी थी। हालांकि शाहिद रफ़ी ने इस दावे का खंडन किया। ये मेरे पिता की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। 11 जून 1977 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लता मंगेशकर की प्रविष्टि टिप्पणी करते हुए रफ़ी एक बार फिर विवादों में आ गए। रफ़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड को एक पत्र लिखते हुए चुनौती दी कि लता मंगेशकर ने उनसे कम गाने की रिकॉर्डिंग की है। लेकिन रफ़ी साहब की मृत्यु के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड ने इसे स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिक रिकॉर्डों के लिए लता मंगेशकर का नाम दिया गया था, जिसके चलते वर्ष 1991 में रफ़ी और लता की प्रविष्टियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से हटा दिया गया। 1977 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। 1967 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। रफ़ी साहब का आखिरी गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए
शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त, जो उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। अपने घर व्यवसाय में सीसीटीवी लगवाएं, सुरक्षित हो जाएं। हमें smarttrains.in पर विजिट करें। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध। 31 जुलाई 1980 को इस महान गायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रफ़ी का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। तेज बारिश के बावजूद 10,000 से अधिक लोगों ने इनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर इन्हें अंतिम विदाई दी। ये महान गायक अपने दर्द भरे नगमों के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। लोग इनके नगमों को हमेशा गुनगुनाते रहेंगे।